चलना यार नैना, जल्दी चल। तुझे पता है ना, मुझे घर पहुंचने में जितनी देर होगी उतनी ही ज़्यादा ताने मुझे मेरी चाची ताड़का सुनाएगी। और फिर सपने में भी मुझे मेरी चाची ताड़का ही दिखाई देगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी चाची ताड़का मेरे सपने में आए। मैं तो चाहती हूँ मेरे सपने में वरुण धवन आए और मुझे अपने साथ ही ले जाए। ऐसा कहते हुए एक लड़की जिसका नाम दृष्टि है, जिसकी सूरत ऐसी कि जो देखे वो दीवाना हो जाए। भूरी भूरी आंखें, उन पर काली काली घनी पलकों का पहरा, पतली सी नाक, सुर्ख गुलाबी होठ, खरगोश जैसे छोटे छोटे दांत, होठों के ऊपर एक छोटा सा काला तिल और उन होठों पर सजी एक मुस्कान जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ावा दे रही थी। इस खूबसूरत सूरत के साथ साथ उतनी ही खूबसूरत सीरत, दिल कांच जैसा साफ, जिसमें ना किसी के लिए नाराज़गी ना किसी के लिए शिकायत थी। जो दिल किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकता था। पर कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं कोई कमी भी छोड़ देता है, तो दृष्टि के पास भी एक ही कमी थी। वो था प्यार, जिसके लिए वो बचपन से तरसती आ रही थी। क्योंकि बचपन से ही उसको सिर्फ नफ़रत मिली थी, वो भी उसके अपनों से। उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप के जाने के बाद उसे संभाला, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। और मतलब था दृष्टि की प्रॉपर्टी, जो उन्होंने धीरे धीरे उसके नाम से हटवा कर अपने नाम करवा ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी दृष्टि ने उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उसे तो बस भगवान से ही शिकायत थी, उसे भी बाकी बच्चों की तरह उसके माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला। माँ की गोद, बाप का सिर पर हाथ माँ की गोद, बाप का सिर पर हाथ, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी डांट उसके हिस्से में क्यों नहीं आई। जिन चाचा चाची में वो अपने माँ बाप को देखती थी, वो तो बस उसे अपने मतलब के लिए ही यूज कर रहे थे। चाची सारा दिन घर का काम करवाती, खाना बनवाती, और इसके बावजूद वो दो दो नौकरियाँ करती। और चाचा को तो प्रॉपर्टी के बाद से ही दृष्टि से कोई मतलब नहीं रहा था। इन सब के बावजूद भी दृष्टि ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करी। दूसरी लड़की को लगभग खींचते हुए दृष्टि लेकर जा रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था सिवाय नैना के। नैना उसी की हम उम्र, दिखने में सुंदर, तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, जो हर वक्त दृष्टि का साथ निभाती, और वही साथ वो अब भी निभा रही थी। उसका हाथ पकड़कर सड़क के बीचों बीच उसका हाथ थामे चली जा रही थी। इतने में ही दृष्टि को दूर एक गोलगप्पे वाला ठेला दिखाई दिया, तो वो नैना की तरफ मुंह बनाकर बोली, देख यार नैना, आज भी इस गोलगप्पे वाले ठेले ने अपना ठेला यहीं लगा रखा है। अब तू ही बता मैं क्या करूं। कहते हुए उसने अपना नीचे का होठ बाहर निकाल कर एक क्यूट सा फेस बनाया और बोली, मुझे ना इन गोलगप्पों को देखकर इन पर तरस आ जाता है कि ये कब तक यूं ही सड़क पर इस ठेले में पड़े रहेंगे। क्यों ना मैं इन्हें अपने पेट में थोड़ी सी जगह दे दूं। और फिर होठों को गोल घुमाकर पाउट बनाकर अपनी आंखें टिमटिमाती है। ये सब देखकर नैना हंसती है और बोलती है, बस कर नौटंकी, और कितना नाटक करेगी। चल आजा, तुझे तेरे फेवरेट गोलगप्पे खिला देती हूँ, और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। और वो दोनों गोलगप्पे वाले ठेले की तरफ बढ़ जाती हैं। अभी वो ठेले की तरफ बढ़ी ही थी कि दो तीन लड़कों का ग्रुप उनको देखकर सीटी बजाने लगता है। ये सब देखकर दृष्टि मन में सोचती है, रुक जाओ चपड़गंजुओं, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और फिर वो गोलगप्पे वाले को एक तीखा गोलगप्पा बनाने को बोलती है, और वो गोलगप्पा हाथ में लेकर उन लड़कों के मुंह पर फेंक देती है। लेकिन जैसे आज तो ये गोलगप्पा उसकी किस्मत में कुंडली मारकर बैठा था, वो गोलगप्पा उन लड़कों की बजाय सड़क पर दौड़ रही गाड़ी के शीशे पर जा लगता है। और फिर इसी के साथ आवाज़ आती है गाड़ी के एकदम ब्रेक लगने की। और इसी के साथ नैना और दृष्टि एक दूसरे को रोनी सी सूरत बनाते हुए देखती हैं। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक शख्स फुर्ती से बाहर आया, जिसे देख दृष्टि तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। गेहुआ रंग, हल्की हल्की बियर्ड, जेल से सेट बाल, एकदम कड़क पर्सनालिटी, और बॉडी ऐसी कि जिम में की मेहनत उसकी फिट बॉडी और बाइसेप्स में साफ झलक रही थी। वाइट कलर की हाफ बाजू शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहने वो शख्स था तो बिल्कुल जहर। वो दृष्टि के पास आया। दृष्टि तो जैसे उसकी नीली आंखों में खो चुकी थी।
उसने दृष्टि की आंखों के आगे चुटकी बजाई तो दृष्टि वापस होश में आई। दृष्टि ने उसे देखकर थूक गटक ली और मन ही मन गणपति बप्पा को पूरे 21 रुपए के लड्डुओं का लालच भी दे दिया कि वो किसी तरह बस उसे इस सामने खड़े राक्षस से बचा ले तो वो उन्हें पूरे 21 रुपए के लड्डुओं का भोग लगाएगी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि जिससे बचने के लिए वो गणपति बप्पा को लालच दे रही है उसे वो खुद ही उसकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। वो शख्स दृष्टि की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बदतमीजी करने की? अभी की अभी इस गंदगी को साफ करो। उसकी आंखों में इस वक्त सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं था, जिसे देखकर दृष्टि को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी पीछे से उसी गाड़ी में से एक और शख्स बाहर आया जो देखने में बेहद स्मार्ट और हैंडसम था। आकर उस शख्स को बोला, छोड़ना यार नील, जाने दे, गलती से हो गया होगा। तभी वो शख्स जिसका नाम नील था उस लड़के को हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, तू चुप रह आदि, तू जानता है ना मुझे गंदगी और गंदगी फैलाने वाले लोगों से बहुत नफरत है, और जो गंदगी इस लड़की ने फैलाई है वो तो इसे साफ करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसकी ये गलती इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ये सब देखकर नैना बीच में बोली, देखिए ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। तभी आदि की नज़र नैना पर पड़ी तो वो भी उसे देखता ही रह गया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए फिर दोबारा से नील से बोला, चल छोड़ भी दे यार, अब जो हो गया सो हो गया, अब चल घर। लेकिन नील नैना को एक नज़र देखकर फिर दृष्टि की तरफ मुँह करके उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जैसे लोगों को बस यही आता है, कहीं भी अपना गंद फैलाने लगते हो। ना रहने का कोई तरीका आता है ना जीने का सलीका। तुम जैसे लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह रहना जानते हो। इतना सुनते ही दृष्टि ने गुस्से से नील को देखा और बोली, एक बार के लिए तो मैं ये सब साफ भी कर देती, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो अब मेरा मन कर रहा है काश उस शीशे की जगह तुम्हारा मुंह होता, इसलिए ये सब साफ तो बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगी। अब जो होता है वो कर लो। इतना सुनते ही नील ने दृष्टि का हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया और उसे अपने हाथ से बुरी तरह दबाकर बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ इसे साफ करो। तो दृष्टि भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने भी एक बार कह दिया, नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी, जो होता है वो कर लो। तभी नील ने एकदम टेढ़ी मुस्कान के साथ उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया और सामने एक दुकान की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद ही वो उस दुकान में से बाहर आया। उसके हाथ से एक पेट्रोल का कैन था, वो उस कैन को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी के पास जाकर एक गहरी नज़र दृष्टि के ऊपर डाली और वो पेट्रोल अपनी गाड़ी के ऊपर छिड़क दिया और फिर अपनी जेब में से एक लाइटर निकाला और फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने वो लाइटर गाड़ी की तरफ उछाल दिया, जिसके साथ ही जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते वो गाड़ी पूरी आग से घिर गई, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर हो हल्ला भी मच गया। आसपास के लोग आग के डर से भागने लगे। ये सब देखकर नैना भी घबरा गई, लेकिन दृष्टि के चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। नील एक बार फिर दृष्टि के पास आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, नफरत है मुझे गंदगी से और तुम जैसे लोगों से। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि हंसने लगी और बोली, दिखने में तो तुम काफ़ी स्मार्ट हो, पर अक्ल 1 रुपए की भी नहीं है तुम में। बिल्कुल बैल बुद्धि हो तुम। एक गोलगप्पा क्या लगा कांच पर, तुमने पूरी गाड़ी को आग लगा दी। लेकिन जिसे तुम अभी गंदगी कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हो उसी के हाथ को बड़ी शिद्दत से छुआ था तुमने, तो क्या अभी अपने हाथ को भी आग लगा दोगे? मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ऐसा करो, लेकिन जो तुमने अभी अभी किया उसे देख कर तो यही लग रहा है कि अब तुम इस हाथ का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर फिर भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ, जिसकी एक गाड़ी सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर जला दी वो अमीर तो बहुत होगा, इसलिए अब थोड़े से पैसे खर्च करना और अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। कहीं ये ना हो एक दिन गाड़ी की जगह खुद को आग लगा लो। कहते हुए उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव थे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई और नील की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोले, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। इतना बोलते ही उसने नैना का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गई।
अब आदि नील के पास आया और उससे बोला, चल मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, अब घर चल। पहले ही बहुत कुछ कर चुका है तू, अब आज के लिए और कुछ रहने दे। और उसे लगभग खींचते हुए दूसरी गाड़ी में बिठाकर ले गया। लेकिन तब भी नील की नज़रें जाती हुई दृष्टि पर टिकी हुई थी। आ गई मैडम आवारागर्दी करके। अगर मैडम को आवारागर्दी से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो हम लोगों के लिए थोड़ा खाना भी बना दो, या इंतज़ार कर कर के भूखे ही सो जाएं। घर आते ही दृष्टि की चाची तो जैसे उस पर सवार हो गई। दृष्टि उन्हें देखकर झूठी मुस्कान मुंह पर चिपकाए बोली, इंतजार के साथ अगर थोड़ा काम भी कर लेती आप तो भूखे नहीं रहना पड़ता ना। खैर मैं जानती हूँ खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो फिर थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आई और फिर जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ। इतना कहकर वो दौड़कर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर एकदम उसकी आंखों के आगे जो आज हुआ वो किसी फिल्म सीन की तरह चलने लगा। उन लड़कों का दृष्टि और नैना को देखकर सीटियां बजाना, फिर कार के शीशे पर उसके फेंके हुए गोलगप्पे का लगना और उसमें से नील का बाहर आना, और फिर उसके साथ हुई बहस, और आखिर में नील द्वारा उसकी गाड़ी को आग लगाने का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के सीन की तरह चल रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे नील की रौबदार पर्सनालिटी आ रही थी। बार बार ना चाहते हुए भी उसका ध्यान नील की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसके जहन में बार बार नील का उसके हाथ को पकड़ना और फिर उसको झटका देना याद आ रहा था। वो थोड़ी देर उन्हीं पलों में खोई रही। काफ़ी वक्त बाद उसने अपने दिमाग को एकदम से झटका और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद खाना बनाने और खाने के बाद वो अपने रूम में सोने आई। लेकिन आज उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। जब काफ़ी देर बाद उसको नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति बप्पा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? आप तो जानते हैं ना मेरे लिए सोना कितना ज़रूरी है। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे सपने कैसे आएंगे? प्लीज़ मेरी नींद को एक मैसेज करके बोल दो कि मेरे पास आ जाए जल्दी से। इतना बोलकर वो कंबल पैर से सिर तक ओढ़कर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही उसको नींद भी आ गई। आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। पूरी जगह गुलाबों से सजी हुई थी। हर जगह वाइट और रेड कलर के बलून बिखरे हुए थे। सुगंधित मोमबत्तियां जली हुई थी और एक लड़का दृष्टि का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग पहना रहा था। लेकिन दृष्टि ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो उसे नील दिखाई दिया। दृष्टि एकदम से चौंक कर उठ गई। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। उसने पास रखे टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक बार में ही सारा पानी पी लिया, और फिर थूक गटकते हुए बोली, हे गणपति बप्पा, कैसे डरावने सपने दिखा रहे हो? सपने में भी उस राक्षस के दर्शन करवा रहे हो? पहले तो मुझे कितने अच्छे अच्छे सपने आते थे, लेकिन आज तो हीरो की जगह राक्षस की एंट्री करवा दी आपने सपने में भी। अब तो लगता है सो भी नहीं पाऊंगी। मैं आज ही मंदिर होकर आऊंगी ताकि ऐसे भूत और राक्षस मेरे से दूर रहें। इतना बोलकर वो उठ गई और वॉशरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद घर का सारा काम निपटा कर अपने घर के बाहर आई तो रास्ते में ही उसे नैना मिल गई। दोनों सहेलियों को एक दूसरे को देखकर कल वाली बात याद आ गई और दोनों ही हंस पड़े। काफ़ी देर हंसते रहने के बाद वो दोनों अपनी अपनी जॉब के लिए निकल गए। दृष्टि एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, और नैना भी एक कंपनी में काम करती थी। दोनों जल्दी से ऑटो पकड़कर अपने काम के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में दृष्टि नैना से बोली, शाम को जल्दी फ्री होकर मंदिर चलेंगे? तो नैना उसको हाँ बोलती है और फिर दोनों ही अपने अपने काम की जगह पहुंच गई। शाम को दोनों अपने काम से जल्दी फ्री होकर मंदिर के लिए निकल गईं। लेकिन नैना को रास्ते में थोड़ा काम होने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से दृष्टि उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मंदिर के बाहर सड़क पर उसका इंतज़ार कर रही थी कि कुछ बच्चे आकर उसको घेर कर खड़े हो गए। दृष्टि मुस्कुराते हुए उन बच्चों को खाने का सामान दिलाने लगी तो बच्चे भी खुश होकर अपना सामान लेकर दूसरी तरफ भाग गए। लेकिन तभी दृष्टि के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
दृष्टि ने देखा तो बीच रास्ते में ही एक बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया था, जिससे वो सड़क पर ही रुक गया। तभी इतने में ही दूसरी तरफ से आ रही एक कार उसके बिल्कुल पास आकर ब्रेक मारती है, जिससे वो लड़का बुरी तरह घबराने लगता है। ये सब देखकर दृष्टि भागती हुई वहां आई और उस कार वाले की खिड़की पर जाकर जोर से हाथ मारते हुए उसे बाहर निकलने का बोलने लगी। अपनी कार पर किसी लड़की को यूं जोर से हाथ मारते देख उस चमचमाती मर्सिडीज कार में से नील बाहर निकल कर आया, जिसे देखकर इनकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। नील दृष्टि को देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? उसकी बात सुनकर दृष्टि उसको देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे वाह, तुम लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दो और मैं तुम्हारी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम देख नहीं सकते यहाँ कितने लोगों का आना जाना है और अपनी इस गाड़ी को धीरे नहीं चला सकते? नील उसका हाथ जोर से पकड़कर आंखों में बेहद गुस्सा लिए बोला, क्यों, तुम्हारे बाप ने ये रोड तुम्हें खरीद कर दे रखा है? पर बेट, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात होगी। तो भलाई इसी में है कि मेरे सामने अपना ये बेकार सा मुंह बंद रखो। इतना सुनकर दृष्टि उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर नील ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब थी। वो नील को देखते हुए गुस्से से बोली, औकात की बात तो तुम मत ही करो, भले ही तुम्हारी औकात बहुत बड़ी होगी, पर तुम में इंसानियत एक पैसे की भी नहीं है। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे किसी से बात करने की तमीज़ तक नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घमंड भरा हुआ है। भले ही मेरे बाप ने मुझे ये रोड खरीद कर नहीं दे रखा, लेकिन ये रोड तुम्हारा भी नहीं है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं जिन्हें तुम अपने पैरों तले रौंद दो। पर ये इंसान तो तुम्हें तब दिखाई देंगे ना, जब तुम अपनी आंखों के आगे से अपना घमंड और गुरूर से भरा चश्मा उतारोगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने माँ बाप को माँ बाप भी समझते होगे या उन्हें भी बस किसी कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हो। नील भी ये सब सुनकर गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो उसके हाथ को उसकी कमर पर जोर से लगाकर बोला, तुम जैसे लोग और कीड़े मकोड़े होते ही पैरों तले रौंदने के लिए हैं, और वैसे भी इन भिखारियों का तो काम ही यही होता है कि कभी ये किसी बड़े गाड़ी वाले की गाड़ी के नीचे आए और उनसे पैसे वसूल सकें। कुछ काम वाम तो कर नहीं सकते, ये बस यही पैतरे आजमा कर पैसे कमाते हैं। दृष्टि अभी भी उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पर नील की उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसकी बात सुनकर उसका सब्र जाता रहा। वो नील को धक्का देकर उससे अपना हाथ छुड़वा कर बोली, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भर रखा है। ये तो शुक्र है इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम कभी मुझे भूल नहीं पाते। उसकी बात सुनकर नील थोड़ा टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम जैसी लड़कियां याद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम जैसी लड़कियां तो बस रात में याद करने के लिए होती हो। यू नो व्हाट आई मीन, तुम जैसी लड़कियों को याद नहीं, तुम्हें तो यूज किया जाता है। लेकिन नील मल्होत्रा का टेस्ट इतना बेकार नहीं है जो तुम्हारे नसीब में मेरे साथ बिताई हसीन रात हो। इसलिए अपने ये पैतरे कहीं और जाकर आजमाना। अब हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर नील ने मुड़कर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठने लगा, लेकिन दृष्टि ने उसको पीछे खींचा और उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारकर बेहद गुस्से से उसको उंगली दिखाते हुए बोली, आगे से किसी लड़की पर कीचड़ उछालने से पहले मेरा ये थप्पड़ याद कर लेना। ये तुम्हें तुम्हारी औकात और लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है दोनों याद दिला देगा। इतना कहकर गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चली गई। नील उसको घूर कर जाते हुए देखता रहा और फिर अपनी कार पर जोर की एक लात मारकर बोला, हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझ पर नील मल्होत्रा पर हाथ उठाने की। इस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें बहुत करारा मिलेगा। अगर तुम्हें खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी नील मल्होत्रा रहे। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। नील अपनी 10 मंजिला ऑफिस में टॉप फ्लोर पर बने अपने शानदार केबिन में बैठा हुआ था। दृष्टि के साथ जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। उसने सामने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन मिलाया।
फ़ोन पर उसने मंदिर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज लेकर उस लड़की का पता और पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए बोला। फिर फ़ोन रखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या कहा था तुमने कि मुझ में इंसानियत नहीं है? तो अब देखो ये हैवान तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। नील मल्होत्रा दिल्ली का टॉप बिजनेसमैन था। पूरे एशिया में ही उसका बिजनेस नंबर 1 पर था। पूरे वर्ल्ड में उसके कई रेस्टोरेंट, कई रिजॉर्ट्स हैं। उसके परिवार में उसका अपना कोई नहीं था, सिर्फ एक आदि को छोड़कर। आदि उसका बचपन का दोस्त था। वो उसके परिवार को ही अपना परिवार मानता था। आदि उसके लिए काम करता था, इसलिए नील में अपने कुछ शेयर आदि के नाम भी किए हुए थे। नील के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता था, लेकिन वो आदि के परिवार को बिल्कुल अपना परिवार मानता था। इसके अलावा वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, वो था उसका बिजनेस। बिजनेस में उसके कई राइवल भी थे। कहते हैं जिसके पास पैसा होता है उसके दुश्मन भी अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसे ही उसका कोई दुश्मन उसके पीछे थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता था। तो ऐसे ही उसके कई दुश्मन उसके पीछे थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसके हिसाब से गरीबी एक कलंक थी जो इंसान को जीने नहीं देती, और वो ये बात मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और अब वो इन्हीं पैसों के दम पर दृष्टि की जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला था। दृष्टि मंदिर से सीधा अपने घर आ गई। उसने मंदिर में नैना का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से अपने घर आ गई। घर आकर आज फिर उसे अपनी चाची के ताने सुनने को मिले। आज तो उसकी चाची ने हद ही कर दी। किचन में काम करते वक्त जानबूझकर गर्म दूध का पतीला उसके हाथ पर गिरा दिया। उसे पता था कि उसकी चाची जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये सब करती हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे किसी भी बात की शिकायत नहीं करती थी। वो सोचती थी कि एक दिन खुद ही उसके चाचा चाची उसको उसके माँ बाप जैसा प्यार ज़रूर देंगे। वो एक दिन उनको अपने प्यार से ज़रूर जीत लेगी। इसी उम्मीद में वो आज तक जीती आई थी। लेकिन ये उम्मीद पूरी होने वाली थी या टूटने वाली थी, ये तो समय ही बता सकता था। अब तक वो इस बात से अनजान थी कि जिससे उसने पंगा लिया है वो कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि नील मल्होत्रा है, जो उसकी ज़िंदगी में आकर तहलका मचाने वाला था। नील अभी तक अपने काम में लगा हुआ था कि बार बार उसे दृष्टि का ख्याल आ रहा था। बार बार उसे उसका थप्पड़ मारना याद आ रहा था और गुस्से में उसकी मुट्ठियां भीग जाती थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता था। वो बार बार यही सोच रहा था कि वो कैसे दृष्टि की जिंदगी बर्बाद करेगा। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि उसके केबिन में आदि आया। उसने उसे इस तरह गुस्से में कुछ सोचते हुए देखा तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बोला, यार परेशान हो गया हूँ मैं, तो घर जाता हूँ तो तेरे बारे में पूछ पूछ कर माँ परेशान कर देती है, और तू है कि तुझे उनसे मिलने तक की फुर्सत नहीं। घर पर अंजलि तेरा इंतज़ार कर रही है कि बिग ब्रो कब आएंगे, लेकिन तू है कि तुझे अपने अलावा किसी बात का होश ही नहीं है। अब या तो तू उनको खुद फ़ोन करके अपने ना आने का कारण बता दे, और या फिर मेरे साथ घर चल, क्योंकि तेरे बिना तो आज मैं घर जाने से रहा। उसकी नौटंकी देखकर नील उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल आजा, आज बड़े दिन हो गए हैं कुछ एंजॉय किए हुए। सबसे पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी क्लब के आगे रुकती है। दोनों क्लब के अंदर आते हैं। क्लब में दोनों ड्रिंक काउंटर पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी एक लड़की उनके पास आई और नील के करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराकर बहुत ही सिडक्टिव आवाज़ में बोली, तुम भी क्या ये ग्लास में जाम लेकर बैठे हो? आओ आज दोनों एक दूसरे का नशा करते हैं। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। यूँ तो नील की हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती थी, लेकिन वो कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाता था। लड़कियां बस उसके चार्म और पैसों पर मरती थी। वो था ही ऐसा कि कोई भी उसे पाने के लिए होश खो बैठे, पर कोई भी लड़की आज तक नील के दिल को नहीं छू पाई थी। अब भी वो लड़की उसे खींचकर कमरे में लेकर आई, लेकिन नील को आज उसका छूना पसंद भी नहीं आ रहा था। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी।
उसने जल्दी से उस लड़की को साइड किया और अपनी जेब में से एक नोटों की गड्डी उसकी तरफ फेंक कर बोला, लो ऐस करो। वो लड़की पैसे देखकर खुश होती हुई बोली, आई ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद नील ने अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकाला और फिर सिगरेट जलाकर कस भरने लगा। बार बार उसके जहन में दृष्टि आ रही थी, वो चाह कर भी उसको भूल नहीं पा रहा था। अब चाहे नफरत थी या कुछ और, लेकिन फिर भी बार बार उसकी आंखों के आगे दृष्टि का चेहरा आ जाता था। वो मुंह से धुआं छोड़ते हुए बोला, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बना दी तो मेरा नाम भी नील मल्होत्रा नहीं। इधर आदि ने जब उसको उस लड़की के साथ जाते देखा तो उसने सोचा कि अब तो वो उसके साथ घर जाने से रहा। इसलिए बिना उसका इंतज़ार किए उसने फ़ोन करके अपने लिए गाड़ी मंगवा ली और नील की गाड़ी की चाबी काउंटर पर छोड़कर उसके रूम में पहुंचाने के लिए बोल दिया और खुद अपने घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि कब नील की ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा जो उसे समझे और उसे इन सब बुरी आदतों से दूर करे। जो नील आज प्यार के मायने नहीं समझता, कोई उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को प्यार के रंगों से भर दे। उसके पत्थर बन चुके दिल को कोई अपनी हंसी से, अपने प्यार से धड़कना सिखा दे। उसने भगवान से यही मांगा कि नील की ज़िंदगी में वो ऐसा कोई भेज दे जो उसे इस दिखावे के हैवान से एक हंसता मुस्कुराता इंसान बना दे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दृष्टि बारिश में एकदम मस्ती से नाच रही थी। कभी उसके बाल उसी से अटखेलियाँ करते तो कभी कभी उसके लबों पर आकर उसके लबों को चूमते। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। धीरे धीरे एक शख्स बारिश में ही उसके करीब आता है और उसे अपने छाते के नीचे कर लेता है और फिर उसके चेहरे के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों के ऊपर ठहरी बारिश की बूंदों को अपने होठों से पी लेता है। दृष्टि आंख खोलकर जब उस शख्स का चेहरा देखती है तो उसे नील दिखाई देता है। वो एकदम से चौंक कर उठ जाती है। उसका पूरा माथा पसीने से भरा हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी और हाथ पैर कांप रहे थे। उसने ऊपर की तरफ सर करके बोला, हे गणपति बप्पा, क्यों मुझे बार बार उस दुष्ट के सपने आ रहे हैं। वो कड़वे करेले से मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ वो उतना ही मेरे दिमाग में घुसा जा रहा है। मेरी ज़िंदगी तो उसने हराम कर ही रखी है। अब सपनों में भी चैन नहीं लेने दे रहा। अब अगर वो मेरे सपनों में आया तो मैंने आपसे पक्की वाली कट्टी कर लेनी है। ना ही मैंने आपको बुलाना है, ना ही आपसे बात करनी है। इतना बोलकर वो मुंह सिकोड़ कर फिर से कंबल ओढ़ कर सो जाती है। सुबह 6 बजे दृष्टि सो रही थी, तभी वो एकदम चिल्लाकर उठती है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, मुझे बचाओ बचाओ। वो एकदम हड़बड़ा कर उठकर सामने देखी कि उसकी चाची पानी की बाल्टी लेकर खड़ी थी। उन्होंने ही उस पर पानी डाला था और अब उसकी चाची आंखों में दृष्टि के लिए नफरत लिए बोलती हैं, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू हमारे पल्ले पड़ी है। सारा दिन आवारागर्दी करके हमारा मुंह काला करती है और फिर घर पर मालकिनों की तरह आराम फरमा रही है और मैं बूढ़ी इस उम्र में नौकरानियों की जगह काम कर रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो रोज़ सुबह तुझ मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। तू हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, कहीं जाकर मर जा पर हमारी ज़िंदगी से निकल जा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझसे। एक तो तेरे माँ बाप जो तुझ मनहूस को हमारे पल्ले बांध कर खुद तो मर गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी हराम कर गए। अपने माँ बाप को तो तू पैदा होते ही खा गई, अब क्या हमारी जान लेकर मानेगी। सुबह सुबह अपनी चाची की कड़वी बातों को सुनकर दृष्टि की आंखों में नमी आ गई, लेकिन फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए वो अपनी चाची से बोली, अरे चाची जी, क्यों गुस्सा करती हो। उठ गई ना अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए क्या काम करना है, आप बस जाकर बैठ जाइए। मैं अभी फटाफट से सारा काम निपटा कर आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उसकी चाची उसे देखकर मुंह बनाकर बोलती हैं, अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो जो रिश्ता हमने तेरे लिए देखा है चुपचाप उससे शादी कर ले या फिर इस घर से निकल जा। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो तू मेरे दिखाए लड़के से शादी करेगी और या फिर इस घर से बाहर निकलेगी।
अब हम तेरे को और इस घर पर नहीं रख सकते। शादी करके इस घर से चली जा और हमारा पीछा छोड़ दे। दृष्टि उनकी तरफ देखकर आंखों में नमी लिए बोली, मैं जानती हूँ कि आप मेरा रिश्ता क्यों करना चाहती हैं, लेकिन मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ जिसे आप किसी को देकर उसकी कीमत वसूल लेंगे। मैं एक इंसान हूँ, मुझ में भी वही दिल धड़कता है जो आप सबके अंदर धड़कता है। मुझ में भी वही खून दौड़ता है जो आप सबके अंदर दौड़ता है। तो फिर मुझसे ये भेदभाव क्यों? क्यों आप मेरा मोल लगाकर मेरे वजूद को ही ख़त्म करना चाहती हैं? अरे पैसे ही चाहिए ना, तो वैसे भी आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुकी हैं। कम से कम अब मेरी ज़िंदगी का सौदा तो मत कीजिए। इतना सुनकर उसकी चाची उसके बाल खींचते हुए बोली, हमने तुझे अब तक इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तू मेरे आगे जुबान चलाए। तू हमारे मुंह पर कालिक पोते इससे पहले मैं तेरी शादी करा देना चाहती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगी, देखती हूँ कौन तुझे बचाएगा। इतना कहकर वो उसके कमरे से चली गई। पीछे दृष्टि टेबल पर रखी उसकी माँ बाप की फ़ोटो को हाथ में लेकर फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ पापा? आप होते तो ये सब नहीं होता। आपके बिना आपकी दृष्टि का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। मम्मी पापा, मुझे भी आप अपने साथ ही ले जाते। इतना कहकर वो वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ उसकी चाची फ़ोन पर किसी से बात करती हुई बोली, अरे मैंने तुमसे 10 लाख बोले थे। अगर तुम मुझे 10 लाख दोगे तो ही मैं दृष्टि का रिश्ता तुम्हारे साथ करूँगी, नहीं तो और बहुत मिल जाएंगे मुझे, इससे भी ज़्यादा पैसे देने वाले। अरे दिखने में इतनी सुंदर है, कम से कम उसकी सुंदरता का ही ध्यान रख लो, अब इतना तो बनता ही है। तभी सामने से आवाज़ आई, चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे शादी 2 दिन के अंदर ही करनी है। इतना सुनते ही उनकी आंखें लालच से भर गई और उन्होंने कहा, ठीक है मैं कुछ करती हूँ, बोलकर फ़ोन काट दिया और सोचने लगी कि किस तरह दृष्टि को मजबूर किया जाए ताकि वो खुद ही शादी के लिए हाँ कर दे। थोड़ी देर रोने के बाद दृष्टि ने अपने आप को संभाला और वॉशरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर उसमें घर का सारा काम किया और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद खुद बिना कुछ खाए पिए ही घर से अपनी जॉब के लिए निकल गई। रास्ते में ही उसे नैना भी मिल गई थी। उसने नैना को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर नैना हैरान हो गई। उसने दृष्टि से पूछा, अब वो क्या करेगी? तो दृष्टि ने जवाब दिया, मैं क्या ही कर सकती हूँ, वैसे भी मेरी किस्मत मेरे हाथ में तो है ही नहीं। अगर होती तो मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को खुद से दूर जाने नहीं देती। अब तो जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। उसकी बात सुनकर नैना दृष्टि की तरफ देखकर बोली, क्या तुझे अपने चाचा चाची की बातों से दुख नहीं पहुँचता? उसकी बात सुनकर दृष्टि मुस्कुराई और बोली, दुख तो बहुत होता है, पर उनके सिवा मेरा कोई है भी नहीं और अब मैं उन्हें भी खोना नहीं चाहती। अगर वे मुझसे दूर हो गए तो मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगी। नैना की आंखें नमी से भर गई। बातें करते हुए दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। इधर नील ने सब कुछ पता लगवा लिया था। अब तो बस वो ये सोच रहा था कि किस तरह दृष्टि को सबक सिखाए। इसके लिए उसने बहुत कुछ सोच भी रखा था। अब तो बस वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था। उसने एक फ़ोन मिलाया और कुछ बात की। उसके बाद फ़ोन काट कर बेड पर फेंकते हुए बोला, मिस दृष्टि अग्रवाल, अब तुम देखती जाओ, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी नील मल्होत्रा नहीं। मेरी रात वाली बात सुनकर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुम दिन रात मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी और मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह तक काँप जाएगी। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम पछताओगी कि तुम नील मल्होत्रा के सामने ही क्यों आई। तुम्हें खुद की ज़िंदगी पर रोना आएगा। तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लेना ही मेरा मकसद है। अरे खन्ना साहब, आने में इतनी देर कर दी। आंखों में बेहद लालच लिए दृष्टि की चाची दरवाजे पर खड़ी एक अधेड़ उम्र के शख्स को देखकर बोली। उसकी नज़र तो बस उस शख्स के हाथों में पकड़े बैग पर थी। वो लार टपकाते हुए उन्हें अंदर लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। फिर चाय नाश्ता लाने के लिए किचन में गई। वो जल्दी से उनके लिए चाय बनाकर लाई और उनके आगे रख दी और खुद सोफे पर बैठे हुए बोली, अरे खन्ना साहब, वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर क्या है ना, पैसों के मामले में तो मैं खुद पर विश्वास नहीं करती। इसलिए आपको पहले पैसे भिजवाने के लिए बोला था, लेकिन अब तो आप खुद ही आ गए हैं।
चलो बैठकर इन सब के बारे में बात भी हो जाएगी। तो बताइए क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो लड़की बस हमारे घर से निकल जाए। उसकी बात सुनकर खन्ना साहब, जो कि एक बिजनेसमैन था लेकिन उसके कई सारे गैर कानूनी धंधे भी चलते हैं, वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, अरे अरे मिसेज अग्रवाल, आपको तो पता ही है, मुझे दृष्टि पहली नज़र में ही भा गई थी। जब से उसे देखा है बस उसे अपने पास लाने के लिए बेताब हूँ। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। आप कल ही मेरी उससे शादी करा दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो मैं आपको कुछ पैसे और भी दे दूँगा। लेकिन मुझे शादी कल ही करनी है क्योंकि अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं तो बस बेताब हूँ उसे अपनी सेज पर सजाने के लिए। इतना सुनकर दृष्टि की चाची ने उन्हें हंसते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह 10 बजे दृष्टि आपके पास आ जाएगी। आप तो बस मंडप तैयार रखिए और फिर दोनों जहरीली हंसी हंसते हैं। तो ठीक है, मैं कल 10 बजे आपका और दृष्टि का अपने घर पर इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर वो एक कुटिल मुस्कान देकर जाने लगा, पर इतने में ही कुछ काले कपड़े पहने आदमी अग्रवाल हाउस में घुस आए और उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। दृष्टि जब घर वापस आई तो उसने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था, ना ही उसकी चाची ना ही उसके चाचा। उसने दोनों को फ़ोन मिलाया लेकिन दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने अपने चाचा जी की शॉप पर फ़ोन मिलाया। शॉप पर काम कर रहे लड़के ने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि मिस्टर अग्रवाल तो शाम के 6 बजे ही ज़रूरी काम का बोलकर चले गए थे। तब से वो भी उनको फ़ोन मिला रहा है लेकिन वो आगे से फ़ोन उठा ही नहीं रहे। इतना सुनकर ही दृष्टि की घबराहट होने लगी। चाहे उसके चाचा चाची उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते थे लेकिन दृष्टि अपने चाचा चाची में ही अपने माँ बाप को देखती थी। उसे उम्मीद थी कि वो भी एक दिन उसे अपनी बेटी के रूप में ज़रूर अपना लेंगे। लेकिन इस समय तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो दोनों ही घर पर ना हो और फ़ोन भी ना उठाएं। घबराहट से उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। उसने अपनी चाची की सहेलियों को भी फ़ोन मिलाया जिनके यहाँ उसकी चाची किटी पार्टी वगैरह में जाया करती थी, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। उसने थोड़ी देर इंतज़ार करने की सोची। वो अभी अपने इधर उधर टहल ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। सामने से जो बात उसने सुनी उसे सुनकर तो उसे एक और ज़ोर का झटका लगा। दूसरी तरफ से फ़ोन पर नील था। नील अपनी चेयर पर आराम से बैठा था और उसके एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे में जलती हुई सिगरेट थी। लंबे लंबे कस भरता हुआ वो बेहद गहरी आवाज़ में बोला, अगर अपने चाचा चाची को सही सलामत देखना चाहती हो तो होटल ब्लू लाइट्स में आधे घंटे के अंदर पहुंच जाओ, नहीं तो अपने परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया या किसी से भी कुछ मदद लेने की सोची तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनकर दृष्टि के होश उड़ गए। उसने आगे जवाब देने के लिए अभी मुंह खोला था कि सामने से फ़ोन कट गया। उसने बहुत बार उस नंबर पर फ़ोन मिलाने की कोशिश की पर दोबारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। बार बार जिस नंबर से फ़ोन आया था उसी नंबर पर फ़ोन मिलाने की कोशिश करती रही लेकिन प्राइवेट नंबर होने की वजह से फ़ोन लग ही नहीं रहा था। घबराहट से उसका माथा पसीने से भर गया था और हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने नैना को भी फ़ोन मिलाया पर उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 बजे थे। अब उसने सोच लिया था कि वो होटल ब्लू लाइट जाएगी और वहां जाकर अपने चाचा चाची को वापस लेकर आएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां उसकी किस्मत ही पलटने वाली थी। उसने जल्दी से अपना पर्स और फ़ोन उठाया और ऑटो लेकर होटल ब्लू लाइट्स के लिए निकल गई। एक बंद मकान में 3 कुर्सियों पर दृष्टि के चाचा चाची और मिस्टर खन्ना को बांध कर रखा गया था। वो मकान देखने में ही एक खंडहर जैसा था जो बहुत डरावना लग रहा था। सामने कुछ मास्क लगाए और काले कपड़े पहने लोग उन पर नज़र रखे हुए थे। वे कुछ गुंडे जैसे दिखाई दे रहे थे पर असल में वे नील के आदमी थे। उनके हाथों में हथियार पकड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ होटल ब्लू लाइट में एक आलीशान कमरे में नील सोफे पर बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था।
और तभी वो अपनी 3 उंगलियां उठाकर 1 2 3 का इशारा करते हुए 1 2 3 बोला और इतने में ही उसके रूम का दरवाज़ा तेजी से खुला। सामने दृष्टि खड़ी थी, जिसकी हालत इस समय यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत खराब हो चुकी थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बुरा सदमा लगा हो। वो एकदम घबराई हुई सी थी। वो हाँफते हुए अंदर आई और जब उसने सामने नील को आराम से बैठे देखा तो वो उसे देखकर उसके पास आकर उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए आंखों में बेहद गुस्सा लिए हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक थप्पड़ का बदला तुम मुझसे इस तरह लोगे। मुझे लगता था कि शायद तुम थोड़े बिगड़े हुए हो, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। अरे घिन आती है मुझे तुमसे कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। तुम एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नील ने उसे देखकर चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए उसके हाथ से अपने शर्ट का कॉलर छुड़वाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, चिल बेबी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। उसने अपने फ़ोन को निकालकर एक वीडियो चलाकर अपना फ़ोन दृष्टि के आगे कर दिया। वो वीडियो देखकर दृष्टि के होश उड़ गए थे। वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। नील ने टेबल पर रखे पानी का जग उठाया और सारा पानी उसके ऊपर गिरा दिया, जिससे दृष्टि वापस होश में आई। उसने खुद को संभाला और दोबारा उसे धक्का देते हुए बोली, कितने नीच इंसान हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अगर तुम उस थप्पड़ की वजह से ये सब कर रहे हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। चाहो तो मुझसे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरे चाचा चाची को छोड़ दो। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब दृष्टि ने उससे हार मानते हुए कहा। वो रोने लगी थी। नील उसे देखकर जोर से हंसते हुए बोला, वो चाचा चाची जिनको तुम्हारी रत्ती भर भी कद्र नहीं है, तुम उनके लिए दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई। लगता है बहुत प्यार करती हो उनसे, लेकिन सॉरी, मुझ में प्यार और इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अपना बदला तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन उनसे नहीं बल्कि तुमसे। तुम चाहो तो मैं उन्हें अभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए हो। तुम्हें मुझसे एक समझौता करना होगा। मैं उन्हें अभी इसी वक्त आज़ादी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम मेरी गुलाम बनकर पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए हो। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए, उनकी आज़ादी या उनकी बर्बादी? और हाँ, तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ से गई तो चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा लेना, लेकिन ये पता नहीं लगा पाओगी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। नील मल्होत्रा जो कहता है वो करता भी है, और उसने जो एक बार सोच लिया उसे पाकर ही रहता है। अगर नहीं विश्वास तो आजमा कर देख सकती हो। इतना सुनकर दृष्टि रोते हुए उससे बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कोई बेजुबान चीज़ नहीं हूँ जो तुम्हारे पास चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी क्या गलती है? प्लीज़ मेरे चाचा चाची को छोड़ दो। मैं पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, अब मैं उनको नहीं खोना चाहती। वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी तो नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किसकी मदद ले। वो बार बार नील से उसके चाचा चाची को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैसे नील तो एकदम पत्थर दिल था, उस पर दृष्टि की लाख मिन्नतों का भी कोई असर नहीं हुआ। दृष्टि वहीं नीचे घुटनों के बल बैठी रो रही थी तो नील उसके पास आया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन अब बिना मेरे हाथ उठाए भी मेरे थप्पड़ का दर्द तुम्हें पूरी जिंदगी होगा। आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के बाद मुझे तुम टेरिस पर चाहिए हो, क्योंकि इस समझौते की शादी की अलामत तुम्हारे पास कुछ चॉइस भी नहीं है। तुम्हारे लिए कपड़े और बाकी सारा सामान ड्रेसिंग पर रखा है, पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और मेरी बात ना मानने वाले से बहुत नफरत है मुझे। तो याद रहे, यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, और वहाँ अपनी ये रोनी सूरत लेकर मत आना। मुझे वहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर हंसती मुस्कुराती एक अच्छी सी दुल्हन बनकर आना। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। दृष्टि वहीं ज़मीन पर बैठे रोए जा रही थी। उसका हाल एकदम पागलों जैसा हो गया था, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी।
उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था कि वो क्यों नील से टकराई और उसने क्यों उसे थप्पड़ मारा। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था और अपने चाचा चाची की फिक्र भी हो रही थी। वो भले ही उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे, लेकिन अपने माँ बाप के खो जाने के बाद दृष्टि उन्हें ही अपने माँ बाप मानती थी। वो इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि अगर उसके चाचा चाची नहीं होते तो इस मतलब की दुनिया में शायद ही वो जिंदा रह पाती। चाहे उन्होंने उसे प्यार नहीं दिया था, लेकिन कम से कम अपना नाम तो दिया था, उसे रहने के लिए जगह तो दी थी। दुनिया में अकेली लड़की का जो हाल होता है वो सब सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। अपनी सोचों में गुम दृष्टि अचानक से उठी और ड्रेसिंग के सामने चली गई। उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसे अपने आप से ही नफरत हो रही थी कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी किस्मत में आखिर ये सब क्या लिखा है? क्यों हर बार उसके साथ ही ऐसा होता है? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो एक नज़र सामने रखे कपड़ों और गहनों पर डालती है और फिर मन ही मन अपनी किस्मत से समझौता कर तैयार होने लगती है। दृष्टि तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। मैरून कलर के लहंगे में दृष्टि बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर जो रौनक हमेशा रहती थी वो उसके चेहरे से बिल्कुल गायब थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला, जहाँ से दो लड़कियां अंदर आईं। वो अंदर आकर उसे ग्रीट करते हुए बोली, मैम, हमें नील सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। दृष्टि उन्हें डरी हुई नज़रों से देख रही थी। दृष्टि ने उन्हें देखा और बोली, क्या तुम दोनों को मेरे चाचा चाची के बारे में कुछ पता है? तो वो लड़कियों ने अपना सिरना में हिला दिया और उसे जल्दी चलने को बोलने लगी, क्योंकि अगर देरी हुई तो नील सर को पसंद नहीं आएगा और वो उन पर गुस्सा करेंगे। दृष्टि आज अपने आप को बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो खुद को ही कोस रही थी कि वो नील के सामने आई ही क्यों। अगर वो नील को थप्पड़ नहीं मारती तो कभी उसके चाचा चाची के साथ ऐसा नहीं होता। दृष्टि ने हार मान ली थी। अब उसने सोच लिया था कि अगर उसकी किस्मत में नील से शादी ही लिखी है तो यही सही। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों के सामने उसके सपने आ रहे थे। बहुत से सपने देखे थे उसने अपने होने वाले पति के लिए। बहुत कुछ सोच रखा था जो हर लड़की सोचती है। हर लड़की की शादी से जुड़े कुछ सपने होते हैं, लेकिन यहाँ तो दृष्टि से उसकी मर्जी तक नहीं पूछी गई। वो बेजान सी लड़कियों के साथ रूम में टेरेस के लिए निकल गई। टेरेस पर आकर उसने देखा कि एक साइड एक मंडप सजा हुआ था और मंडप में पंडित जी बैठे थे। मंडप के आसपास कुछ बॉडीगार्ड भी खड़े थे। उसने इधर उधर देखा तो उसे नील कहीं नजर नहीं आया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नील उसके सामने खड़ा था, ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने और चेहरे पर वही हमेशा वाला गुरूर लिए। नील भी एकदम कहर लग रहा था। तभी नील ने उसका हाथ पकड़ा और कसकर दबाते हुए बोला, यहाँ पर कुछ भी तमाशा करने से पहले अपने चाचा चाची के बारे में ज़रूर सोच लेना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। दृष्टि ने आंखों में आंसू लिए, आंखों ही आंखों में उससे एक खामोश मिन्नत करी कि वो उसे माफ़ कर दे। पर नील उसका चेहरा थाम कर बोला, जितने आंसू बहाने हैं बहा लेना, पर यहाँ नहीं। तुम चिंता मत करो, इन आंसुओं की कमी तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो दृष्टि का हाथ पकड़ उसे मंडप की तरफ ले गया। दृष्टि को लेकर नील मंडप में बैठा और पंडित जी को शादी की सारी रस्में पूरी करने को कहा। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। दूसरी तरफ आदि कब से नील को फ़ोन मिलाया जा रहा था, पर ना तो नील फ़ोन उठा रहा था और ना ही आदि को पता चल रहा था कि वो कहाँ है। उसे नील की चिंता हो रही थी। तभी उसके पास एक आदमी का फ़ोन आया। फ़ोन पर उस आदमी ने आदि को बताया कि नील सर होटल ब्लू लाइट्स में शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर ही आदि के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील कभी किसी से शादी करेगा। उसे तो शादी, प्यार, मोहब्बत, इन सब के नाम से ही नफरत थी। ऐसी नफरत जिसमें वो हर रोज़ जलता था। उसने जल्दी से फ़ोन काटा और गाड़ी लेकर होटल ब्लू लाइट्स की तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन के लिए किसी को बुलवाने के लिए कहा तो नील ने उन दो लड़कियां जो दृष्टि को उसके रूम से लेने गई थी, उनमें से एक को वहां आने का इशारा किया। उनमें से एक लड़की आई और नील और दृष्टि का गठबंधन कर दिया। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को बोला।
नील ने दृष्टि को हाथ पकड़कर खड़ा किया। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। अब दोनों फेरे लेने वाले थे, पर दृष्टि के तो पैर ही जम गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे होगी। जब नील ने देखा कि दृष्टि अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और फेरे लेने लगा। अब जहाँ दृष्टि को तो कोई सुध बुद्धि नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं नील मन ही मन दृष्टि से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के वचन ले रहा था। फेरे पूरे होने पर नील और दृष्टि दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने नील को दृष्टि के गले में मंगलसूत्र पहनाने को बोला तो नील ने दृष्टि को मंगलसूत्र पहनाया। उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर धीमे से उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए बोला, वेलकम टू द हेल बीबी। फिर उसे देखकर घमंड भरी मुस्कान के लिए बोला, अब तुम देखोगी कि नील मल्होत्रा तुम्हारी जिंदगी को अपने पैरों तले कैसे रौंदता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। दृष्टि ने उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखा तो उससे बोली, अब तो मेरी शादी तुमसे हो गई, बन गए मैं तुम्हारी गुलाम। अब तो प्लीज़ मुझे मेरे चाचा चाची के पास ले चलो। नील टेढ़ी मुस्कान लिए उससे बोला, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, इस टाइम मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा और जाते जाते अपने बॉडीगार्ड को दृष्टि पर नज़र रखने के लिए बोल गया। दृष्टि ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो दृष्टि को हल्का धक्का देते हुए वहाँ से निकल गया। दृष्टि वहाँ ज़मीन पर बैठी हाथों में अपना गठबंधन लिए रोई जा रही थी। तभी वो दो लड़कियाँ जिनका नाम सिया और रिया था, जो कि दोनों बहनें थीं, वो दोनों दृष्टि के पास आईं और उसे रूम में चलने के लिए बोलने लगी। उन्होंने दृष्टि से कहा कि प्लीज़ मैम आप रूम में चलिए, नील सर ने हमें आपका ध्यान रखने को बोला है, अब आप रूम में चलिए। दृष्टि ने उनकी तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाई और उनके साथ रूम में चली गई। रात के 11 बज रहे थे। नील होटल की पार्किंग से बाहर निकल ही रहा था कि आदि उसके सामने आ गया। वो उसकी गाड़ी की चाबी उसके हाथों में लेते हुए बोला, चल क्या रहा है ये सब, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और अब इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है, और अगर तुमने शादी कर ली तो भाभी कहाँ है। भाभी शब्द सुनकर ही नील ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है उसे भाभी बोलने की, उसका नाम दृष्टि है, तो अच्छा होगा तू उसे दृष्टि ही बोले। ये बात सुनते ही आदि उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नील उसे देखकर बोला, मुझे ऐसा घूरना बंद कर, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत से हिसाब बराबर करने हैं, इसलिए साइड हो और मुझे जाने दे। आदि गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बोला, तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन मैं तेरे साथ चलूँगा। नील ने जब उसे इस तरह गाड़ी में बैठते देखा तो वो समझ गया था कि अब तो आदि उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भी उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए बोला, गाड़ी मैं चला लूँगा, अगर साथ चलना है तो जल्दी बैठ। आदि उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गया। जल्दी ही दोनों उस खंडहर नुमा घर पर पहुंचे जहां पर दृष्टि के चाचा चाची को बांध रखा था। नील ने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स ने उन सब की हाथों पैरों की रस्सी खोल दी। सुबह के 4 बज रहे थे। उनका भूख और नींद से बुरा हाल हो चुका था। दृष्टि की चाची नील को देखते ही बोली, आखिर तुम हो कौन, तुम क्या चाहते हो, इस तरह हमें क्यों बांध के रखा है, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नील मुस्कुराते हुए बोला, अब तो सिवाय मेरी खातिरदारी के आप कुछ नहीं कर सकती सासू माँ। अभी अभी आपकी बेटी जैसी भतीजी के साथ शादी करके आया हूँ, पर सॉरी आपको शादी में इनवाइट नहीं किया। पर क्या करूँ, आपकी भतीजी को इतनी जल्दी थी कि वो आप सबको इनवाइट करना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आप लोग शादी पर नहीं आ पाए तो आशीर्वाद देना है आप अभी दे दीजिए। इससे पहले कि दृष्टि की चाची कुछ बोलती, मिस्टर खन्ना उनके पास आए और गुस्से से बोले, तुमने दृष्टि की शादी मुझसे कराने का वादा किया था, अगर तुम्हें पैसे और चाहिए था तो बोल देती, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। दृष्टि सिर्फ मेरी है और उसे तो मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। तुमने 10 लाख मांगे, मैंने तुम्हें दिए, और अगर तुमने अब दृष्टि की शादी मुझसे नहीं कराई तो बहुत बुरा होगा। 10 लाख की बात सुनकर नील हैरान हो गया। उसने दृष्टि की चाची को घूरते हुए बोला, कितनी शर्म की बात है, अपनी ही भतीजी का सौदा कर रही थी आप,
और मिस्टर खन्ना के पास आते हुए उसके मुंह पर एक मुक्का जमाते हुए बोला, दृष्टि का नाम अपनी जबान से भी मत लेना। अब वो दृष्टि अग्रवाल नहीं बल्कि दृष्टि नील मल्होत्रा है। तुम जैसों की औकात भी नहीं है उसका नाम लेने की। आदित्य नील के चेहरे को गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शायद मेरे दोस्त की ज़िंदगी के बदलने का समय आ गया है। मुझे लगता था कि कोई तुझे तेरे अतीत से बाहर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अब लगता है तुझे तेरे अतीत से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। तुझे प्यार को महसूस करने का वक्त आ गया है। शायद यही मेरे दोस्त की ज़िंदगी में खुशियों की सीढ़ी होगी। जिस रिश्ते को तूने आज नफरत से जोड़ा है, वही रिश्ता तेरी ज़िंदगी में प्यार की महक को तुझे महसूस कराएगा। महादेव, मेरे दोस्त की ज़िंदगी को खुशियों से भर दीजिए। अपने अतीत की वजह से ही वो ऐसा बन गया है। जिसे अतीत में इतना दर्द मिला हो, वो भला इसे इसके अतीत से बाहर निकलने में मदद कीजिए। नील ने अपने गार्ड को इशारा किया तो उसके गार्ड उन तीनों को खींचते हुए बाहर आए, उन्हें गाड़ी में बिठाया और उनके घर के बाहर छोड़ आए। आदित्य भी अपने ख्वाबों से बाहर आया। आखिर नील मल्होत्रा का ऐसा क्या अतीत है जिसने उसे पत्थर बना दिया है? क्या नील के अतीत से दृष्टि का भी कोई रिश्ता है? क्या नील कभी दृष्टि से कह पाएगा कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ तुम? ऐसे और भी बहुत सारे गहरे राज इस कहानी में छुपे हुए हैं। आगे कहानी का हर एक पार्ट आपको बहुत ही रोमांचित करेगा और सस्पेंस से भरा हुआ है। इनके बीच आपको बहुत सारे खट्टे मीठे नोक झोंक भी देखने को मिलेंगी। कहानी आपको पूरा हर जगह एंटरटेन करेगी। कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी में आप लोगों का कमेंट मुझे मेरा हौसला बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।